नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं प्रसाद के नाटक, नेट के सिलेबस में 3 नाटक रखे गए हैं। उसमें है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सौमनी। आज हम ध्रुव सौमनी को देखेंगे। ध्रुव सौमनी यह नाटक 1933 में प्रकाशित हुआ है और प्रसाद का ये अंतिम नाटक है। नाटक का कथानक इतिहास से लिया गया है। अब इस नाटक के हम पहले पात्र देखते हैं। उसमें है पहला चंद्रगुप्त, रामगुप्त जो राजा है, शिखर स्वामी अमात्य है, पुरोहित है, शक्राज है, खीगल है, मिहिरदेव है, ध्रुव सौमनी, मंदाकिनी, कोमा। ठीक है। अन्य पात्रों में या गौण पात्रों में आते हैं सामंत कुमार, शेख सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा। ठीक है। अब इस नाटक का जो विषय है, स्त्री पुरुषों के असंतुलित संबंधों को प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से चित्रित किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ध्रुव सौमनी एक स्त्री का नाम है जो महादेवी है, रानी है वहाँ की, और उसके ही इर्द गिर्द इस नाटक की कहानी घूमती है। यानी स्त्री संघर्ष की गाथा इस नाटक में, जैसे कह सकते हम स्त्री जीवन की गाथा इसमें चित्रित हुई है, जो समय आने पर अपने अस्तित्व की मांग भी करती है। इतिहास और कल्पना का जो सम्मिश्रण इस नाटक में आया है, नारी स्वातंत्र्य की चेतना की अभिव्यक्ति हमें ध्रुव सौमनी के माध्यम से देख सकते। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य यही हो सकता है कि प्रसाद ने नारी स्वातंत्र्य की चेतना की अभिव्यक्ति प्रदान की है। पुरुष सत्ताक समाज के शोषण के प्रति नारी का जो विरोधी स्वर है उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। नारी मुक्ति का प्रमाण ये नाटक है। और उसके बाद हम इस नाटक में आए हुए एक छोटी सी कथा वस्तु देखते हैं। वह कथा वस्तु इस तरह है कि सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। एक था चंद्रगुप्त और दूसरा था रामगुप्त। रामगुप्त अत्यंत कामुक, दुराचारी एवं विलासी था या विलासी है। इस नाटक में रामगुप्त की जो अयोग्यता है, उस अयोग्यता को ध्यान में रखकर ही सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को सजा बनाने की इच्छा प्रकट की थी। अर्थात यह चंद्रगुप्त के द्वारा ही अपनी पत्नी ध्रुव सौमनी और राजाधिकार सौंपा जाता है। यानी चंद्रगुप्त अपने रानी, जिसे वो स्वयं प्रेम करता है, उसे और इतना बड़ा राज्य वो अपने भाई को सौंप देता है। उसे लगता है कि भाई सुधर जाएगा, लेकिन विलासी रामगुप्त अपनी सुंदर पत्नी को कारावास की सजा देता है, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं है कि वह ध्रुव सौमनी चंद्रगुप्त को चाहती है, मुझे नहीं। वह उस पर स्वामित्व जताना चाहता है, उसे सिर्फ पत्नी मानता है, लेकिन उसे प्रेम नहीं करता। वह स्वयं सुंदरियों के संपर्क में रहकर अपने जीवन और समस्त राजकीय व्यवस्था को आहुति देने लगता है। अब कारावास में सजा भोगती हुई ध्रुव सौमनी आंसुओं के साथ अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता भी कर रही हैं। अपने सखियों के साथ, अपने दासियों के साथ वह उस पर विचार विमर्श भी करती है। ध्रुव सौमनी के जीवन में रामगुप्त का प्रवेश धार्मिक परिवेश से होता है। यानी सिर्फ शादी के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन आत्मिक जो मिलन होता है वह उनका नहीं होता। किंतु एक क्षण के लिए भी उसे अपने पति का यानी रामगुप्त का सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरी ओर चंद्रगुप्त उसकी हर इच्छा, हर आकांक्षा, हर स्वप्न पूरा करता है, उसका ध्यान रखता है, उसका ख्याल रखता है। इसीलिए ध्रुव सौमनी और चंद्रगुप्त के प्रति जो संदेह है रामगुप्त के मन में होता है। परिणाम स्वरूप ध्रुव सौमनी को कठोर नियंत्रण में रखा जाता है, उस पर नज़र रखी जाती है। पर सत्य हकीकत है कि प्रतिबंध में प्रेम प्रखर हो उठता है, ये हकीकत है। हम देख सकते हैं कि जितना आप प्रेम का विरोध करो उतना वह प्रखर हो उठता है। उसी तरह ध्रुव सौमनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसी समय रामगुप्त पर शकों पर आक्रमण होता है।
यानी शकराज उसी शर्त पर समाधान के लिए तैयार होता है कि यदि उसे ध्रुव स्वामिनी दे दी जाए। ऐसा इस नाटक में आया है कि एक नारी को उपहार स्वरूप दे दिया जाता है, यानी उपहार की वस्तु के रूप में दान देकर पिता ने अपनी जान बचा ली थी। अब पति अपने राज्य की स्वयं की रक्षा करने के लिए क्या करता है, अपनी पत्नी को दान में या उपहार स्वरूप वस्तु के रूप में भेंट देना चाहता है दुश्मन को। अब जो अपनी अस्तित्व की रक्षा करना चाहती है और ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार भी हो जाता है और छोड़ा भी जाता है। कायर रामगुप्त पत्नी को देकर प्राणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है, यानी एक नपुंसक राजा यहाँ हमें देखने को मिलता है जिसके पास योग्यता है। चंद्रगुप्त जो राजा होने के लिए काबिल है, ऐसे राजा को वहाँ राजा न दिखाकर एक नपुंसक, एक जो अयोग्यधारी राजा को शासन दिया जाता है, ये हमने इस नाटक से देख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि अपनी वंश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राणों की बाजी लगाकर चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री का वेश धारण कर ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करने के लिए उसके साथ चल पड़ता है। चंद्रगुप्त में शासन चलाने की पूरी क्षमता है, उसमें पूरी योग्यता है, व्यक्तित्व की गरिमा है और वह स्वर इसमें हमें देखने को मिलता है। अब वहाँ के जो राजमहर्षि हैं सभी लोग चंद्रगुप्त को बहुत पसंद करते हैं। चारों ओर से निराश रामगुप्त और चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर रहा है। अब वहाँ पर वो शकराज की हत्या करता है द्वंद्व युद्ध में, और फिर यहाँ आकर उसे लगता है कि कहीं न कहीं एक स्त्री का अस्तित्व यहाँ मिट रहा है, एक शासन अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त का विरोध करता है और जब भाई कपट से चंद्रगुप्त पर पीछे से वार करने लगता है तो चंद्रगुप्त के सैनिक वहाँ पर रामगुप्त पर हमला बोल देते हैं और वहाँ पर रामगुप्त की भी हत्या हो जाती है। यानी इस नाटक के अंत तक संघर्ष चलता है। उसमें एक राजा का संघर्ष है, एक प्रेमी का संघर्ष है, एक रानी का संघर्ष है, यानी हर तरफ से ध्रुव स्वामिनी का संघर्ष अंत से लेकर जो शुरुआत से लेकर अंत तक हमें देखने को मिले। यानी इस नाटक का जो वस्तु विन्यास है, चरित्रांकन है, संवाद है इत्यादि, इसमें विचार जितना नया प्रकट किया है उतना है। यानी नाटक भले ही ऐतिहासिक पात्रों को लेकर रखा गया हो, लेकिन इसमें स्त्री विमर्श के दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो ध्रुव स्वामिनी अपने हक, अपने अधिकारों की, अपने अस्तित्व की मांग करती है और हर तरफ से वह जकड़ी हुई है और तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों को वह झेल रही है और अपने विवाह संस्कार यानी भारतीय जो परिवेश में विवाह को अत्यंत सत्य और महान माना जाता है, उसका पालन वह मर्यादा में रहकर करती है। यानी अपने किसी भी ऐसे मर्यादा का वह उल्लंघन नहीं करती। नाटक में जो स्त्रियाँ हैं अपने हक और अधिकार की मांग तो करती हैं, लेकिन जो रामगुप्त जो पति है, जो पति होने का धर्म वो नहीं पूरा कर पाता और न करने के कारण एक स्त्री को वस्तु के रूप में देखता है, उपहार के रूप में देखता है। इसका भी यानी दो भाइयों में एक पुरुष जो उसकी पति न होकर भी उसकी रक्षा करता है, उसकी मर्यादा की रक्षा करता है, उसके मर्यादा का ध्यान रखता है, और एक जो पुरुष है उसका पति होकर भी वह मर्यादा का उल्लंघन करता है। ये हम इस नाटक के माध्यम से ध्रुव स्वामिनी के चरित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो महादेवी रानी के रूप में चित्रित हुई है। ठीक है, अब इस नाटक से निकले हुए कुछ निष्कर्ष इस तरह है कि अयोग्य शासक व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। राष्ट्र निर्माण की भावना यानी नए राष्ट्र निर्माण की भावना इस नाटक में आई है।
अक्षम और दोषी शासक को दंडित जो चंद्रगुप्त अंत में रामगुप्त को करता है। स्त्री मुक्ति की मांग भी इसमें आई है, जैसे वह ध्रुव स्वामिनी करती है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ऐसे वह सवाल पूछती है। और वह कहती कि जो मेरी या अपनी पत्नी की स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो उसको कोई हक नहीं बनता कि वो उस पत्नी को किसी को उपहार स्वरूप दे दे। ऐसे भी वह प्रश्न उठाती हैं। यानी प्रसाद के काल में पहली बार ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से प्रसाद ने स्त्री विमर्श की जो चिंगारी है वो भी लगा दी है। और उन्होंने कह दिया है कि ध्रुव स्वामिनी एक ऐसा चरित्र है कि स्त्री पात्र को बांध कर रखता है। और उससे ही ये नाटक इतना प्रसिद्ध रहा है प्रसाद का। और वह अपने हक अधिकार अपनी मांगों के बारे में सचेतन है और अस्तित्व की मांग करती है, शोषण का विरोध करती है, जो पुरुष सत्ताक समाज का विरोध करती है। यानी हर तरफ से वह एक सशक्त नारी के रूप में अंत में उभरती है। और अंत में इस नाटक में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार होती है। और उनके यानी प्रेम का एक जो रूप इसमें आया है कि यहाँ प्रेम वासना नहीं है, प्रेम यहाँ पर अत्यंत उच्च कोटि का है, यहाँ मिलन नहीं है, फिर भी एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम इसमें चित्रित हुआ है। ठीक है, आशा करती हूँ कि मेरा ये प्रयास और मेरी ये चर्चा आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।